बिहार के दो बड़े शहरों से बड़ी खबर आ रही है। दरभंगा में मूर्ति विसर्जन को लेकर झड़प हुई है। दो पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव किया है। भागलपुर में भी मूर्ति विसर्जन को लेकर बवाल हुआ है। दो पक्षों के बीच झड़प के बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहां पर की गई है। मूर्ति विसर्जन को लेकर ये बवाल बिहार में भागलपुर में इससे खबर सामने आ रही है, जहां पर मूर्ति विसर्जन को लेकर ये विवाद हुआ है। दो पक्षों में झड़प हुई है और इसके साथ ही दरभंगा से भी खबर है। दरभंगा में भी मूर्ति विसर्जन को लेकर झड़प हुई है। तस्वीरें भागलपुर के लोदीपुर की हैं, जहां मां सरस्वती की प्रतिमा विसर्जन के लिए लोग आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान दूसरे समुदाय के लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। पथराव की खबरों के बीच पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह से दोनों पक्षों को शांत कराकर मूर्ति विसर्जन को शांतिपूर्वक संपन्न कराया। तनावपूर्ण हालात को देखते हुए भारी पुलिस बल मौके पर तैनात की गई है। पथराव में दोनों पक्षों के कई लोगों के घायल होने की खबर है। और भागलपुर के साथ साथ बिहार के दरभंगा में भी शुक्रवार देर रात सरस्वती मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पक्षों के बीच हिंसा हुई। हिंसक झड़प को लेकर कुछ लोग हिरासत में लिए गए। तस्वीरें दरभंगा के बहेरा बाजार की हैं। यहां भी मूर्ति विसर्जन के दौरान दो समुदायों में जमकर पथराव हुआ। बिगड़े हालात को संभालने के लिए दरभंगा के जिलाधिकारी एसएसपी को सड़कों पर उतरना पड़ा। तो अभी स्थिति नियंत्रण में है, सामान्य है और जिन लोगों ने तनाव बढ़ाने का काम किया है उनको चिन्हित किया जा रहा है। घटना किस बात को लेकर हुआ था सर? वही मूर्ति विसर्जन को लेकर के दोनों पक्षों के बीच तनाव हुआ। रास्ते को पथराव की बात आ रही है कि दोनों पक्षों के बीच ईंट पत्थर चल रहे हैं। और अब आपको बिहार के दोनों शहरों की अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। दरभंगा में मूर्ति विसर्जन को लेकर शुक्रवार को दूसरी बार झड़प हुई। इससे पहले गुरुवार को भी दो पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ था। वहीं भागलपुर में भी दो पक्षों के बीच पथराव हुआ। दोनों ही शहरों में भारी संख्या में सुरक्षा बल को तैनात कर दिया गया। उधर झारखंड के रांची में भी मूर्ति विसर्जन को लेकर दो गुट आमने सामने आ गए, जिसके बाद धारा 144 लगा दी गई। रुपेश हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रुपेश, बिहार और झारखंड दोनों जगहों से ऐसी खबरें आ रही है, मूर्ति विसर्जन को लेकर पथराव हुआ। क्या इस तरह से सरस्वती पूजा में इस तरह का बवाल शायद ही देखने को मिलता है, लेकिन क्या हुआ इन अलग अलग जगहों में, भागलपुर, दरभंगा और झारखंड में? देखिए, बिहार में भागलपुर, दरभंगा और आरा में भी कल देर शाम जगवलिया गांव है, वहां पर भी ऐसी घटना हुई है। और तीनों जगह बिहार में जो 3 जगह हैं और 3 जगह में दरभंगा ऐसा जगह है, ऐसा जिला है जहां पर 2 दिनों से लगातार हंगामा चल रहा है। कल बहेड़ा में हुआ था और उसके बाद तारसराय में। और तीनों ही जगह पर एक ही कारण है कि खास समुदाय अपने धार्मिक स्थल के सामने वाली सड़क से ये मूर्ति विसर्जन के लिए जाने देने का रास्ता नहीं देता है और उसी को लेकर के वहाँ हंगामा होता है और पत्थरबाजी शुरू हो जाती है और उसके बाद से दोनों तरफ से हंगामा होता है। आरा के जगोलिया गांव में कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए और एक खास समुदाय सिर्फ इस बात पर अड़ा रहा है, एक गुट, कि हम अपने धार्मिक स्थल के सामने वाली सड़क से मूर्ति विसर्जन के लिए मूर्ति को और लोगों को नहीं जाने देंगे। वहीं दरभंगा के बहेड़ा में जो डीजे बज रहा था, जो गाना बज रहा था, वो एक धार्मिक गाना बजने को लेकर के आपत्ति हुई और उसके सामने से जाने को देकर नहीं जाने देना चाह रहे थे। लिहाजा 2 दिनों से दरभंगा के जो एसएसपी हैं और डीएम हैं, दोनों कैंप किए हुए हैं। बावजूद इसके गांव दर गांव वहां ये हंगामा हो रहा है। अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में रामनवमी के मौके पर और दशहरा के मौके पर इस तरह के हंगामे होते रहे हैं, लेकिन आमतौर पर मूर्ति विसर्जन, सरस्वती पूजा को लेकर के झारखंड में रांची में, हालांकि पिछले वर्ष भी उसी जगह पे घटना हुई थी, लेकिन रामनवमी के दौरान घटना हुई थी। लेकिन इस बार सरस्वती पूजा के दिन और मूर्ति विसर्जन को लेकर जो हंगामा हुआ है, वहां भी यही कारण है कि लोग रास्ते को विवाद को लेकर, क्योंकि पहले से जो तोरण द्वार बना हुआ था, उस तोरण द्वार के रास्ते नजर आप बना रखे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आप काम से जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। बात तो उत्तराखंड की हल्द्वानी के बनभूलपुरा हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसके बेटे की संपत्ति की कुर्की प्रशासन ने की। यह कार्रवाई सिविल कोर्ट के आदेश पर की गई। अब्दुल मलिक के घर की कुर्की के दौरान नगर निगम और पुलिस प्रशासन की टीम ने दरवाजे तक उखाड़ दिए। घर से सोफा, चारपाई, गद्दे, टीवी, फ्रिज समेत घर में रखा सारा सामान जब्त कर लिया। इस दौरान पुलिस की एक टीम इसका ब्यौरा भी लिखती रही, मगर सामान को मौके पर सील नहीं किया गया।
बिना सील किए हुए सारा सामान टैक्सी ट्रॉली में लदवाया गया। घर से कब्जे में लिया गया सामान ट्रैक्टर में भरकर नगर निगम भेजा गया। सूत्रों का कहना है कि हल्द्वानी में भी अब्दुल मलिक की कई संपत्तियां हैं। उन संपत्तियों की कुर्की की भी कार्रवाई की जा सकती है। खबर यूपी से। यूपी के मुजफ्फरनगर से 4 टाइम बम बरामद हुए हैं। यूपी एसटीएफ ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार भी किया है। एक महिला की तलाश की जा रही है। मेरठ से बुलाया गया बम निरोधक दस्ता। तो ये अपने आप में हैरान करने वाली खबर है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से जहां 4 टाइम बम बरामद किए गए। यूपी एसटीएफ ने एक संदिग्ध को भी गिरफ्तार किया। एक महिला की भी तलाश की जा रही है। फिलहाल मेरठ से बम स्क्वाड को बुलाया गया है इन बम को डिफ्यूज करने के लिए। देखिए तस्वीर, एक तरफ संदिग्ध गिरफ्तार किया गया, दूसरी तरफ ये टाइम बम बरामद किए गए हैं। और हल्द्वानी हिंसा पर इस वक्त की एक अहम खबर। बनभूलपुरा में पुलिस ने कर्फ्यू में राहत दी है। पुलिस ने दिन में कर्फ्यू में राहत दी है। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। और केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि समाधान निकलने तक किसानों के साथ बातचीत का दौर जारी रहेगा। किसानों के साथ चौथे दौर की बातचीत कल होने जा रही है। किसानों के साथ 3 दौर की बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। अर्जुन मुंडा ने कहा कि हम बातचीत का दौर जारी रखेंगे जब तक कोई समाधान न निकल जाए। उन्होंने फिर कहा कि किसी भी समस्या को बातचीत से सुलझा सकते हैं। रविवार के दिन में इस विषय पर गंभीरता से चर्चा करते हुए चीज़ों को देखेंगे। सरकार के तरफ से हम पॉजिटिव हैं कि अस्थायी समाधान की दिशा में आगे बढ़े शांतिपूर्ण ढंग से, और दूसरा कि दूरगामी परिणामों को एक अध्ययन बेस करते हुए आगे बढ़ते। स्वामी प्रसाद मौर्य 18 फरवरी को कांग्रेस की न्याय यात्रा में शामिल होंगे। इसके क्या राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। समाजवादी पार्टी में घमासान मचा है। पल्लवी पटेल पार्टी से नाराज चल रही हैं। आज वो कांग्रेस की न्याय यात्रा में भी शामिल हो गई। 2 दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया। पार्टी में मचे घमासान के बीच खबर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य कांग्रेस की न्याय यात्रा में 18 फरवरी को प्रयागराज में शामिल होंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल की न्याय यात्रा में शामिल होना इसलिए अहम है क्योंकि दोनों नेता इन दिनों से सपा से नाराज चल रहे हैं और उनके अगले कदम को लेकर चर्चा तेज है। और बीजेपी सांसदों की एक टीम संदेश खाली जाना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने रास्ते में रोक दिया। बीजेपी के फैक्ट फाइंडिंग टीम को आगे जाने नहीं दिया। पुलिस ने फैक्ट फाइंडिंग टीम के रोके जाने के पीछे धारा 144 और सुरक्षा का हवाला दिया। पुलिस ने जब आगे जाने नहीं दिया तो बीजेपी की हाई पावर कमेटी के सदस्य वही धरने पर बैठ गए। बीजेपी सांसदों ने वीडियो कॉल के जरिए संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से बात की, उनका दर्द जाना और उनका हाल चाल पूछा। संदेश खाली से लौटने के बाद बीजेपी की हाई पावर कमेटी राजभवन जाकर राज्यपाल सीवी आनंद बोस से भी मिली। बीजेपी की हाई पावर कमेटी दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेगी और संदेश खाली के हालात से अवगत कराएगी। और संदेश खाली के मुद्दे पर सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस भी हमलावर है। कांग्रेस नेता जमकर टीएमसी पर निशाना साध रहे हैं। अतिरंजन चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक दल संदेश खाली जाना चाहता था, पीड़ितों से मिलना चाहता था, लेकिन पुलिस ने कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल को भी आगे बढ़ने नहीं दिया, जिसके बाद कांग्रेस नेता धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। अतिरंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला और उन्हें क्रूरता की रानी बताया। और पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में तनाव के बीच टीएमसी और बीजेपी आमने सामने हैं। बीजेपी टीएमसी पर जबरदस्त हमलावर है। इसकी वजह नॉर्थ 24 परगना जिले के संदेश खाली में मचा बवाल है। टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उनके साथियों पर महिलाओं से दुष्कर्म समेत कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। बीजेपी टीएमसी के खिलाफ हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि संदेश खाली में डर का माहौल है, महिलाएं डरी हुई हैं और शिकायत दर्ज नहीं करवा पा रही हैं। संदेश खाली में डर का माहौल है, इसमें कोई शक नहीं। और अफसोस ये कि वहाँ की मुख्यमंत्री एक महिला है। महिलाओं को टारगेट कर रिलीजन के बेसिस पर टारगेट कर उनके साथ रेप किए गए। और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज से बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है।
आज दोपहर 3 बजे जेपी नड्डा अधिवेशन की शुरुआत करेंगे। अधिवेशन बैठक के पहले दिन 11 बजे तक राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होनी है, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल होंगे। अधिवेशन में कुल 2 प्रस्ताव लाए जाएंगे। अधिवेशन में राम मंदिर, महिला आरक्षण, गरीब, किसान, युवाओं को लेकर कई कामों पर चर्चा हो सकती है। अधिवेशन में 11,500 नेता हिस्सा लेंगे। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी की पार्टी के लिए 370 सीट जीतने और एनडीए गठबंधन के लिए 400 से अधिक सीट जीतने का लक्ष्य तय किया गया है। अधिवेशन का समापन पीएम मोदी के संबोधन से होगा। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में शुक्रवार को एक बार फिर विश्वास मत प्रस्ताव पेश किया, जिस पर आज सुबह 11 बजे चर्चा होगी। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि दूसरे राज्यों की तरह उनकी सरकार को भी गिराने की साजिश रची जा रही है। उनके पार्टी के कुछ विधायकों को बीजेपी ने खरीदने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। अपने पार्टी की एकजुटता साबित करने के लिए वो विश्वास प्रस्ताव लेकर आए। तौर पे ये पूरा जो तथाकथित शराब घोटाला, ये कोई शराब घोटाला नहीं है। इन्होंने कोई जांच वांच नहीं करनी। इन्होंने जैसे अन्य प्रदेशों में हम देख रहे हैं, एक के बाद एक पार्टियां तोड़ रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं, केवल झूठे केस करके, गिरफ्तार करके, और इनका मकसद दिल्ली के अंदर सरकार गिराना है। और दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज अरविंद केजरीवाल पेश हो सकते हैं। ये पेशी ईडी समन मामले में होनी है। केजरीवाल को पूछताछ के लिए ईडी 6 समन भेज चुकी। ईडी ने आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को कई बार समन जारी किए थे, लेकिन केजरीवाल पेश नहीं हुए थे, जिसके बाद ईडी ने कोर्ट में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान केजरीवाल को 17 फरवरी को तलब किया था। कोर्ट के इसी आदेश पर आज केजरीवाल कोर्ट में पेश हो सकते हैं। अपनी शिकायत में ईडी ने आरोप लगाया था कि दिल्ली के सीएम जानबूझकर समन से बचना चाहते हैं। केजरीवाल ईडी के समन को अवैध बताते रहते हैं। कथित शराब घोटाले में ईडी ने केजरीवाल को 6ठा समन भेजकर 19 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। और कांग्रेस की न्याय यात्रा आज वाराणसी पहुंचेगी। वाराणसी में राहुल गांधी काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे। राहुल गांधी काशी में लगभग 8 घंटे गुजारेंगे। सुबह 8 बजे राहुल गांधी चंदौली के पड़ाव में वाराणसी के गोलगड्डा पहुंचेंगे। गोलगड्डा में राहुल गांधी यात्रा की शुरुआत करेंगे। करीब 12 किलोमीटर की यात्रा कर राहुल गांधी बाबा विश्वनाथ धाम पहुंचेंगे। राहुल की यात्रा विशेश्वरगंज के रास्ते होते हुए गुजरेंगे। बाबा विश्वनाथ की पूजन दर्शन के बाद राहुल गांधी गौदेरिया चौराहे पर जनसभा को संबोधित करेंगे। वाराणसी से न्याय यात्रा भदोही के लिए रवाना होगी। शाम को राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर भदोही पहुंचेंगे। कांग्रेस ने आयकर विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस आज देश भर में आयकर विभाग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करेगी। जो कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स में है वो ऑनलाइन जो हम लोगों ने क्राउड फंडिंग जो करा है उसका पैसा पड़ा हुआ है। लगभग 25 करोड़ रुपया हमारा इकट्ठा हुआ है जो इनकम टैक्स ने भारत सरकार ने फ्रीज कर दिया है। कांग्रेस ने इस मामले को बड़ा मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस आज देश के हर राज्य की राजधानी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बाहर प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस का दावा है कि आयकर विभाग ने उसके अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं। हालांकि कुछ ही देर बाद खबर आई कि आईटी ट्राइब्यूनल ने कांग्रेस को राहत दे दी है। बैंक खातों के इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। और बिहार के सीएम नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। डिप्टी सीएम रहते तेजस्वी यादव ने जो भी फैसले लिए, फिलहाल उन पर रोक लगा दी। नीतीश कुमार ने 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में आरजेडी के मंत्रियों पर बड़ा आरोप लगाया था। उस बयान के 96 घंटे बाद एक्शन शुरू हो गया है। बिहार सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने आदेश जारी कर तेजस्वी यादव के फैसले पर रोक लगा दी है। तेजस्वी यादव के साथ साथ आरजेडी कोटे के 2 अन्य मंत्रियों के फैसले पर भी रोक लगा दी गई। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया है कि बड़े पैमाने पर आरजेडी कोटे के मंत्रियों के विभाग में भ्रष्टाचार की जानकारी सामने आई है। एक एक कर सबकी फाइल खोली जाएगी। और बिहार के किशनगंज में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। असदुद्दीन ओवैसी बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में पार्टी को मजबूत करने की तैयारी में जुटे हैं। रैली और जनसभा से विरोधियों पर जमकर निशाना साध रहे हैं। हम ना किसी के सामने झुकेंगे, ना किसी से भीख मांगेंगे। संविधान ने जो कहा कि बराबरी मिलनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, यही लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ रही है। तो ना ये बात मोदी को पसंद आती है, ना ये बात तेजस्वी यादव को पसंद आती है।
और बात लालू यादव की। लालू यादव बस वाले रथ पर सवार होकर भोज में शामिल होने वैशाली जा रहे थे, लेकिन लालू यादव का काफिला रास्ते में ही फंस गया। देखिए ये रिपोर्ट। लालू यादव इसी बस में सवार होकर पटना से वैशाली के लिए निकले थे। वैशाली के दुलोर गांव में उन्हें पार्टी के एक नेता के घर पर भोज में शामिल होना था। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने वाले रास्तों पर तोरण द्वार बनाए गए थे। उन्हीं तोरण द्वार में लालू की बस फंस गई। काफी देर तक लालू यादव की बस और पूरा काफिला रुका रहा। बस को निकालने के लिए पुलिस वाले और कार्यकर्ता भारी मशक्कत करते दिखे। जल्दी जल्दी कार्यकर्ताओं ने तोरण द्वार को ऊपर किया। उसके बाद लालू यादव की बस आगे बढ़ी। और यूपी की 10 राज्यसभा सीटों के लिए 11 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। बीजेपी ने संजय सेठ का नामांकन कराकर लड़ाई को रोचक बना दिया। बीजेपी के 8वें उम्मीदवार संजय सेठ कभी समाजवादी पार्टी के साथ थे। सपा के समर्थन से राज्यसभा से सांसद भी थे। उन्हें उतारकर बीजेपी ने सपा की परेशानी बढ़ा दी है, क्योंकि सपा को क्रॉस वोटिंग का डर सताने लगा है। 27 फरवरी को चुनाव के जरिए यूपी से 10 राज्यसभा सांसद चुने जाएंगे। एक सीट के लिए 37 वोटों की जरूरत है। 11वें उम्मीदवार के चुनावी मैदान में उतरने से सपा की तीसरी सीट फंसती दिख रही है, क्योंकि 7 उम्मीदवारों को राज्यसभा भेजने के बाद भी एनडीए के पास 28 से 29 वोट रहेंगे, जबकि सपा के कुछ विधायक पार्टी से नाराज चल रहे हैं। और यूपी में आज और कल कांस्टेबल भर्ती परीक्षा होनी है। अभ्यर्थियों से परीक्षा केंद्र पर परीक्षा से 2 घंटे पहले पहुंचने के लिए कहा गया है। यूपी आरओ परीक्षा में हुए कथित पेपर लीक को देखते हुए यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पर बड़े कदम उठाए। परीक्षा केंद्रों पर फिंगरप्रिंट, फेस रिकग्निशन, स्कैनर जैसे उपकरण लगाए गए। परीक्षा आज और कल 2 पालियों में होगा। पहली पाली में परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे तक होगी और दूसरी पाली में दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक होगी। 60,244 पदों के लिए 48 लाख से ज्यादा युवाओं ने फॉर्म भरा है। 75 जिलों में 2,385 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। संवेदनशील केंद्रों पर नकल रोकने के लिए जैमर लगाए गए हैं, ताकि किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से नकल न हो सके। और यूपी के गाजीपुर में पुलिस ने एक ऐसे गैंग का भंडाफोड़ किया है जो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पास कराने के लिए छात्रों से लाखों की वसूली कर रहा था। यह गैंग अब तक 30 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। इस गैंग के 8 सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। ये गैंग पूर्वांचल में ज्यादा सक्रिय था। गैंग का मास्टरमाइंड गोपेश यादव है। गैंग परीक्षा पास कराने के लिए युवाओं से 6 से 7 लाख रुपए वसूल रहा था। साथ ही कैंडिडेट के ओरिजिनल प्रमाण पत्र अपने पास ही रख लेता था। 7-8 लाख रुपए में तय कर रहे थे। 1-1 लाख रुपए पेशगी कुछ लोगों के द्वारा इन्होंने चेक भी प्राप्त कर लिए थे और 21 लाख के चेक भी इनके पास से प्राप्त हुए हैं। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार को सपा के समय में हुई मेरिट पर आधारित भर्ती का तरीका अपनाकर भर्ती कराना चाहिए। वहीं मऊ पुलिस ने भी 5 लोगों को गिरफ्तार किया है जो यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पास कराने के नाम पर लोगों से जमकर वसूली कर रहे थे। कांस्टेबल परीक्षा पास कराने के लिए अभ्यर्थियों से 2 किश्तों में 9 लाख रुपए वसूले जा रहे थे। आरके कंसल्टेंसी संस्था का मालिक रविकांत पांडे इस वसूली गैंग का मास्टरमाइंड था, जिसके 5 लोग पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। था इन लोगों द्वारा कई अभ्यर्थियों के जो ओरिजिनल मार्कशीट हैं, लगभग 32 अदद ओरिजिनल मार्कशीट इनके पास से बरामद हुए हैं। 11 अदद चेक विभिन्न बैंकों के इनके पास से बरामद हुए हैं। इनका ये कहना था कि जब सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद ये चेक पर अमाउंट भर के उनसे पैसा ले लेंगे दूसरी किस्त का। और पुलिस भर्ती परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थियों का यूपी पहुंचना शुरू हो चुका है, जिनकी सहायता के लिए जगह जगह हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। तस्वीरें कौशाम्बी रैन बसेरे की हैं, जहां परीक्षा देने आए अभ्यर्थी ठहरे हुए हैं। कौशाम्बी जनपद में 17 परीक्षा केंद्र पर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा होनी है। होटल मालिकों और ऑटो रिक्शा चालकों को निर्देश दिया गया है कि वो अभ्यर्थियों से ज्यादा पैसे न वसूलें। प्रयागराज से आने वाली रोड है और कानपुर की तरफ से आने वाली या चित्रकूट की तरफ से आने वाले जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए बसों का भी अरेंजमेंट कराया गया है। उन्नाव में 24 परीक्षा केंद्र। परीक्षा के दौरान कंट्रोल रूम सक्रिय रहेगा। कोई एजेंसी का दायित्व रहेगा कि परीक्षा केंद्र में परीक्षा केंद्र के अंदर जमा लगेगा। और अयोध्या राम मंदिर के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर साधु संत एक मंच पर आ रहे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। और फिर कृष्ण को भी आना चाहिए।
राम और कृष्ण दोनों को मिला करके हमारा समाज आगे चलता है। राम जी तो आगे, अब भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में अपने को चलना है और वहां भी वह प्रकट कृपाला का उद्घोष करना है। कर्नाटक के शिवमोगा में कार शोरूम में भीषण आग में कार जलकर खाक हो गई। आग लगने की वजह अब तक पता नहीं चली। कई कारों को नुकसान हुआ है इस अग्निकांड में। और बड़ी खबर है, बिहार के आरा में मूर्ति विसर्जन को लेकर बवाल हुआ। दो पक्षों के बीच पथराव और फायरिंग की खबर है। दो पक्षों के बीच झड़प में कई लोग घायल, कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। हिंसा के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात।